गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखिए एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आर एनवायरनमेंट। जिस फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब इसमें जो फिजिकल वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एयर। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज, सॉइल, ये सारे के सारे जो है हमारे फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे जो होते हैं वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहलाते हैं। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखिए ऑल दीज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। अब जितने भी बायोलॉजिकल और फिजिकल वर्ल्ड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन अ नेचुरल वे। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके, एनवायरनमेंट में, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल वे में। तो देखिए यहाँ तक आपको जो है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो है वो ढंग से रिवाइज कर लेनी है। अब देखिए ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट टू fulfill their needs of food, clothing, housing, transport and industry। देखिए जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स या फैक्टर्स के बारे में हमने बात की है उनमें से सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज करता रहता है टू फुलफिल द नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, एनवायरनमेंट में छेड़छाड़ करते रहता है। In fact, the uncontrolled activities of human beings are damaging the balanced and healthy environment more and more। अब देखिए जो अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं किसकी, ह्यूमन बींग्स की, किसमें, एनवायरनमेंट में, उस कारण क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज होता जा रहा है। इसी के जो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा अब देखिए सबसे पहले आता है सबसे पहले आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जितने भी वेस्ट ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। उसमें से पहला होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले देखिए बायोडिग्रेडेबल, दोस वेस्ट मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन नेचर in due course of time by the action of microorganisms like certain bacteria are called biodegradable wastage। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वो वेस्टेज होते हैं जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया क्या करते हैं, नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। देखिए कुछ वेस्टेज ऐसे होते हैं जिनको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या करते हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोलते हैं। जैसे कि पेपर हो गया या सब्जियों के पील हो गए, फ्रूट्स के पील हो गए, ये सारे के सारे जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकेज नेचुरली एंड बिकम हार्मलेस आफ्टर सम टाइम। देखिए जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये अपने आप ही क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ही टाइम में। अच्छा इसके एग्जांपल देख लीजिए, लाइक कैटल डग, कंपोस्ट, ये जो है कॉमन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं। इसके अलावा एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, वूल, पेपर, व्हीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट,
फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स, केक एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करते हैं, ये कभी भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है अगर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, किस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, नॉर्मली पोल्यूशन करते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मली देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से होते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और सॉइल के अंदर वो उनको फिक्स कर देते हैं, और इनके कारण पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, अगर मान लीजिए आप बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में वो भी पोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। द वेस्ट मटीरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। देखिए ये वो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं जिनको हम नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस में नेचर में ब्रेक नहीं कर पाते हैं। देखिए होता क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके ऊपर एक्शन करते हैं। अगर कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको वो क्या करते हैं, सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर कर सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, वो तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। जिनको वो नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, रिफिल। पेन की जो रिफिल होती है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स लाइक एल्युमिनियम केन्स, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉइल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन सबको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो इनको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर फिक्स कर दें तो उस केस में क्या होगा, कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। और ये मेजर कॉज होते हैं किसके, पोल्यूशन के। हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी पोल्यूशन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कारण होता है। अब देखिए आपको कैसे पता लगता है कि कोई जो वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, और एक कॉटन का क्लॉथ ले लेते हैं, और एक क्या करते हैं, हम प्लास्टिक बैग ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं, ज़मीन में कहीं पर 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, डेप्थ पर एक गड्ढा क्या करते हैं, डग कर लेते हैं। सही है, 3 अलग अलग गड्ढे हम कर लेंगे, और उनमें से एक में हम क्या करते हैं, पीस ऑफ पेपर को डाल देते हैं, दूसरे के अंदर हम कॉटन के क्लॉथ को डाल देते हैं, और तीसरे के अंदर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग को डाल देते हैं, और उस गड्ढे को क्या करते हैं, भर देते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, 1-2 महीने बाद तीनों गड्ढों को खोल कर देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि जिस गड्ढे के अंदर हमने पेपर डाला था, तो आप ये देखेंगे कि जो पेपर है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, और कुछ हद तक जो कॉटन का क्लॉथ है वो भी डिकम्पोज हो चुका है, मगर ये जो प्लास्टिक बैग था, पॉलीथीन का बैग था, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पेपर है और जो कॉटन का क्लॉथ है ये दोनों के दोनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, वाइल जो प्लास्टिक पॉलीथीन होता है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्यों, 1 महीने बाद इनमें तो थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन हुआ है, मगर इसमें बिल्कुल भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब देखिए इसके बाद आता है इकोसिस्टम।
अब हमारा नया टॉपिक है इकोसिस्टम। देखिए द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म like plants and animals interact among themselves as well as with their physical environment like soil, air and water। देखिए जो वेरियस कम्युनिटीज़ है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक प्लांट्स ले लीजिए या फिर आप एनिमल्स ले लीजिए, ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या आता है, सॉइल आता है, एयर आता है और वाटर आता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद one another through their food chains in which one organism consume another organism। The living organisms like plants interact with the soil to get essential nutrients like nitrogen, phosphorus etc. with air to get carbon dioxide and also with water bodies for carrying out the process of photosynthesis। अब देखिए होता क्या है, प्लांट किस तरीके से अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। प्लांट क्या करेगा, सॉइल से क्या करेगा, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और साथ के साथ वो क्या करेगा, वाटर को भी क्या करेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड, एयर से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, इनटेक करता है ताकि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या कर सके, अपना खाना जो है अपनी बॉडी के अंदर खुद बना सके। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि प्लांट जो है किस तरीके से अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है फूड चेन। चेन जो होता है वो सीक्वेंस होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। इस चैप्टर इसको हम क्या करेंगे, चैप्टर के मिड में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, मे बी नेक्स्ट क्लास में जो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए the various communities of living organisms like plants and animals along with soil, air and water of that region forms a self-sustaining functional unit of the living world। अब देखिए इस केस में हमने ये देखा कि देखिए अब मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, वही क्योंकि इसमें मेन है। देखिए इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन होगी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के, वो आपस में एक दूसरे के से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के, उसके साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फंक्शनल यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो फॉरेस्ट क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। डेजर्ट जो है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर कर बाहर की इंटरफियरेंस के बावजूद भी क्या कर सकते हैं, सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, द सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों होते हैं। लिविंग मतलब प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, एयर हो गया, सही है, सॉइल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, सही है, ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको बाहर के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। द इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द कम्युनिटीज ऑफ एन एरिया। देखिए मान लीजिए आपने एक इकोसिस्टम लिया है, तो उस इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, उस एरिया में जितनी भी कम्युनिटीज रहती होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इकोसिस्टम का क्या होंगी, पार्ट होंगी। क्लियर है? अच्छा, फंक्शनिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। अच्छा, वो सारी की सारी कम्युनिटीज क्या करेंगी, आपस में भी इंटरेक्ट करेंगी और अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होंगे उस एरिया के, उसके साथ भी वो क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी। तो देखिए एक डेफिनेशन और देख लीजिए इकोसिस्टम की। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है किसकी, लिविंग थिंग्स की, सही, along with their non living environment। तो देखिए आप इकोसिस्टम की डेफिनेशन अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, कई बार पूछी जा चुकी है। अब देखिए द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम आर अ ग्रासलैंड, अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट, अ माउंटेन, a pond, a lake, a river and a sea। ये सारे के सारे जो हैं वो इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इकोसिस्टम दो होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम कौन से होते हैं, जो नेचर खुद बनाती है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। ये अपने आप ही क्या होते हैं, नेचर ने खुद बनाए होते हैं। जबकि अगर आप अपनी सोसाइटी में पार्क देख लेंगे, एक्वेरियम देख लेंगे या हर्बेरियम देखेंगे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएंगे। तो इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। अब देखिए नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। देखिए इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक कौन सा होता है, जो कि नॉन लिविंग होता है, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, क्लियर है, इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सॉइल, वाटर and air and the inorganic substances like carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur etc। क्लियर है? तो देखिए एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है, जो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या आता है, सॉइल आ गया, वाटर आ गया और एयर आ गया, सही। एयर और एयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे इकोसिस्टम के। अच्छा, इसके अंदर आप लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आएगा बच्चों, इसके अंदर आएंगे प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, सही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसके, इकोसिस्टम के। अब देखिए जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, किसमें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। देखिए प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, देखिए जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर्स।
प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर खुद खाना बना लेते हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो दूसरे के ऊपर फूड के लिए क्या करते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं। क्यों, वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर जो अपनी बॉडी के अंदर खुद ही खाना बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो इसके अंदर क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। दूसरा आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड, जो दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। और थर्ड होता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स। डीकम्पोजर और सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। डेड और डिके चीज़ों से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो देखिए जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम को, इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर जो अपनी बॉडी के अंदर खाना खुद बना लेता है। दूसरा होता है कंज्यूमर जो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा होता है डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो कि डेड और डिके चीज़ों से खाना बनाते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब देखिए इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होती है। इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कैसे होती है ये आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें रोल आता है सॉइल का। फ्रॉम द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ, सॉइल, वाटर एंड एयर। देखिए जो न्यूट्रिएंट पूल है अर्थ का वो कौन सा है, वो है सॉइल, वाटर एंड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म with the help of sunlight energy. The producer organism convert these inorganic substances into organic compounds like carbohydrates which acts as a food. देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, सॉइल से क्या करेंगे, वाटर लेंगे, और एयर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करेंगे। और इन तीनों की हेल्प से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना जो है अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लेते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ वो क्या करते हैं, अपने हेल्थ के लिए करते हैं, अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, सही है। बाकी वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका यूज़ क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। अच्छा क्लियर है। अच्छा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं। और इन तीनों की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, प्रोड्यूसर ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड देन प्रोवाइड द बेसिक फूड फॉर और एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना जो है अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं। उसी फूड का या एनर्जी का दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। द कंज्यूमर, अब जो कंज्यूमर होता है मीन्स एनिमल, डिराइव देयर एनर्जी नीड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, सबसे पहले खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो कंज्यूमर होता है वो प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, डिपेंड करता है फॉर इट्स एनर्जी और फूड नीड। व्हेन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स डाई, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डाई करते हैं, मर जाते हैं, देन द डिकम्पोजर एक्ट्स ऑन देयर डेड बॉडीज टू रिटर्न द वेरियस एलिमेंट्स बैक टू द न्यूट्रिएंट पूल। अब देखिए सबसे पहले रोल आता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं। और फिर प्रोड्यूसर से ये जो फूड होता है वो किसके पास जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है। और जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मर जाते हैं
तो इनकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल के अंदर कौन फिक्स करते हैं, वो डिकम्पोजर्स उसका काम करते हैं। तो इसका मतलब अपनी लाइफ टाइम में प्लांट हो या एनिमल हो, उसने जितना भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर डाला होगा उनको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, दोबारा से किस में डाल देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है इकोसिस्टम फंक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पे जो अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का, वो क्या है, सनलाइट ही है। अब देखिए इसके बाद हम प्रोड्यूसर से एक बार दोबारा बता देता हूँ। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, इसको डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करें फूड के लिए। और इसके बाद देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनीवोरस। तो देखिए हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, लाइक काऊ, गोट, बफेलो, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल एटसेट्रा। सही है, ये सारे क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, लाइक लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड। अच्छा, और लास्ट होता है बच्चों ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, लाइक मैन, डॉग, क्रो, बियर। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, प्लैंकटॉन्स क्या होता है। अब देखिए कुछ कंज्यूमर्स का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं इनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। ये प्लैंकटॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स और दूसरा होते हैं जू प्लैंकटॉन्स। अच्छा, अब देखिए पहले प्लैंकटॉन्स की डेफिनेशन देख लीजिए। प्लैंकटॉन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन। देखिए प्लैंकटॉन्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये फ्रीली जो होते हैं घूमते हुए आपको मिलेंगे किस पर, सरफेस ऑफ द वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन। ये 2 तरह के होते हैं, पहला होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स और दूसरा होता है जू प्लैंक्टॉन्स। तो देखिए सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं। द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनका साइज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और ये फ्रीली फ्लोट करते हैं किस पर, सरफेस ऑफ द वाटर पर। अच्छा, द फ्री फ्लोटिंग एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन। जो एल्गी होता है वो इसका मेन एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है जू प्लैंक्टॉन्स। द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोन्स। देखिए जो फ्रीली फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर उन्हें हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉल्ड जू प्लैंक्टॉन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो मेन एग्जाम्पल है किसका, जू प्लैंक्टॉन्स का। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टॉन्स बोलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये फ्रीली फ्लोटिंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अच्छा, अगर इसमें हम प्लांट की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं
प्लैंक्टॉन्स, और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो वो कहलाते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। अब देखिए बच्चों आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके चीज़ों से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक dead plants and animals and their products like feces, urine etc. into simpler substances are called decomposers। तो मतलब decomposers वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल्स या उनके जो फेसिस और यूरिन होते हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, दोबारा से सॉइल या एयर के अंदर क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो है सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई। अच्छा इसमें देखिए याद कर लीजिएगा आप, द बैक्टीरिया विच एक्ट एज ए डीकम्पोजर आर कॉल्ड प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखिए इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए इनकी दो इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहला ये रीसाइक्लिंग करते हैं, किसका, न्यूट्रिएंट्स का। मान लीजिए कोई प्लांट है या एनिमल है, वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट लेता है अपनी बॉडी के अंदर, उसके मरने के बाद ये क्या करते हैं, उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से क्या करते हैं, नेचर के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, रीसाइक्लिंग का काम कर रहे हैं, किसका, न्यूट्रिएंट्स का। अच्छा दूसरा काम होता है इनका क्लिनसिंग का काम होता है, सही है। अगर मान लीजिए कोई एनिमल या प्लांट मर गया है तो वो उसी तरीके से पड़ा रहेगा और वहाँ पर बदबू आएगी। ये क्या करते हैं, उस प्लांट और एनिमल को धीरे धीरे क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से क्या करते हैं, एक तो एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं और दूसरा ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट के रेप्लेनिशमेंट का काम भी करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग का काम भी करते हैं। और इस कारण जो होता है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, बनी रहती है, सही। जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इन्हीं के कारण क्यों होती है, वो बनी रहती है। अच्छा इसमें बच्चों आप ये याद रख लीजिएगा, द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। जो भी डेड और डिके एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो अमोनिया होता है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। दीज नाइट्रेट्स एक्ट एज अ फर्टिलाइजर इन द सॉइल। और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, या आप कह सकते हैं बनी रहती है। तो बच्चों दो काम होते हैं डीकम्पोजर्स के। सबसे पहला ये रीसाइक्लिंग का काम करते हैं और दूसरा ये एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। रीसाइक्लिंग किसकी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो है फूड चेन। फूड चेन में हम ये पढ़ते हैं, फूड चेन जो होता है ये सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है।